Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प राजवंश पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, शाही चोल राजवंश। बिल्कुल। और हमारे स्रोत रहेंगे तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक अध्याय 13 और साथ ही हम यूपीएससी के पिछले सालों के प्रश्नों को भी देखेंगे जी। और हमारा मकसद यही है कि इस चर्चा से खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चोल साम्राज्य की एक मजबूत, एक साफ समझ बन पाए। हाँ, कोशिश रहेगी कि पाठ्यपुस्तक के जो मुख्य पहलू हैं और अभ्यास है उन पर ठीक से बात हो जाए। बिल्कुल। और सच कहूं तो चोलों के बारे में जानने के लिए इतना कुछ है। उनकी वो नौसैनिक ताकत, भव्य मंदिर और खास तौर पर उनका स्थानीय स्वशासन। हाँ, वो तो बहुत ही अनोखा था। सही में ये सब बातें उन्हें भारतीय इतिहास में एक खास जगह देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परत दर परत इस कहानी को खोलते हैं। कहाँ से शुरू करें? राजनीतिक इतिहास से? हाँ, राजनीतिक इतिहास से शुरू करते हैं और खासकर राजा प्रथम के दौर से। ये वो शासक थे जिन्होंने चोल साम्राज्य की नींव को सही मायनों में मजबूत किया। हाँ, राजा प्रथम मतलब 985 से 1014 ईस्वी तक। उनका जो समय था वो चोल शक्ति के उभार का एक बहुत जरूरी दौर था। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य को संभाला बल्कि उसे बढ़ाया भी। उनकी सैन्य कामयाबियों में सबसे पहले जिक्र आता है चैर शासक भास्कर रविवर्मन पर कंदलूर साले में नौसैनिक जीत का। नौसैनिक जीत शुरुआत में? जी हाँ, इस जीत ने चैर नौसेना को काफी कमजोर कर दिया और चोलों की समुद्री ताकत का लोहा मनवाया। यानी शुरुआत से ही नेवी पर इतना फोकस। ये बात तो यूपीएससी के समुद्री इतिहास वाले हिस्से के लिए काफी अहम हो जाती है। और कौन से इलाके जीते उन्होंने? उन्होंने पांडे शासक थे अमरभुजंग, उन्हें हराकर पांडे क्षेत्र पर कब्जा किया। अच्छा। इसके अलावा पश्चिमी गंग मतलब मैसूर क्षेत्र के गंगवाड़ी, तड़ीगईपाड़ी और नोलंबा पाड़ी जैसे इलाके भी उनके कंट्रोल में आ गए। और उनकी ये विस्तार वाली नीति सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। श्रीलंका पर जो हमला किया वो भी एक बड़ी कामयाबी थी और उसकी कमान उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने संभाली थी। श्रीलंका पर कब्जा? उस जमाने में समुद्र पार इतना बड़ा अभियान, ये तो उनकी नेवी की ताकत का जबरदस्त सबूत है। बिल्कुल। श्रीलंकाई राजा थे महिंद पंचम, उन्हें भागना पड़ा और चोलों ने उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा जमा लिया। अच्छा। राजधानी को अनुराधापुर से पोलोनुरवा ले गए और वहां एक शिव मंदिर भी बनवाया। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये चोल प्रभाव का सांस्कृतिक विस्तार भी था। और हाँ, उनकी सबसे स्थायी विरासतों में से एक है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, अरे वाह! इसके बारे में तो जितना कहा जाए कम है। ये सिर्फ एक पूजा की जगह तो नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये चोल आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और उनकी धार्मिक आस्था सबका प्रतीक है। जीएस पेपर 1 में आर्ट और आर्किटेक्चर के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो तो है। इसका वो विशाल विमान मतलब गर्भगृह के ऊपर का टावर जो करीब 200 फीट ऊंचा है, उसे द्रविड़ शैली का शिखर माना जाता है। 200 फीट? जी। ये मंदिर चोलों की ताकत, उनकी समृद्धि और उनकी कलात्मक उत्कृष्टता का जीता जागता प्रमाण है। राजा प्रथम ने तो एक तरह से मंच तैयार कर दिया। अब आते हैं उनके बेटे राजेंद्र प्रथम पर। सुना है उनकी महत्वाकांक्षाएं तो और भी ज्यादा थीं। मतलब उत्तर भारत तक पहुंच गए थे वो। हाँ, राजेंद्र प्रथम 1012 से 1044 ईस्वी उन्होंने अपने पिता की विरासत को और आगे बढ़ाया। उनकी सबसे चर्चित उपलब्धि है उत्तर भारत का अभियान। गंगा नदी तक? हाँ, चोल सेना गंगा नदी के किनारे तक पहुंच गई थी। इस अभियान में उन्होंने कई राजाओं को हराया, जिनमें बंगाल के पाल शासक महिपाल प्रथम भी शामिल थे। ये अपने आप में एक असाधारण सैन्य उपलब्धि थी उस समय के हिसाब से। और इसी जीत की याद में उन्होंने गंगईकोंडा चोल की उपाधि ली और एक नई राजधानी भी बसाई, गंगईकोंडा चोलुपुरम। ये नाम ही अपने आप में कहानी कहता है, गंगा को जीतने वाला चोल। सही कहा। गंगईकोंडा चोलापुरम और वहां बनवाया गया विशाल शिव मंदिर, ये सब उनकी बढ़ती हुई शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। लेकिन राजेंद्र प्रथम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका दक्षिण पूर्व एशिया का नौसैनिक अभियान शायद उनकी सबसे साहसिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। दक्षिण पूर्व एशिया मतलब श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ?
सुमात्रा, जावा वगैरह। जी हाँ। इसका मकसद क्या था? सिर्फ साम्राज्य विस्तार या कुछ और भी? इसके पीछे गहरे रणनीतिक और व्यापारिक कारण थे। श्रीविजय साम्राज्य उस समय मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीपों पर नियंत्रण रखता था। अच्छा। और समुद्री व्यापार मार्गों पर उसका दबदबा था। ऐसा माना जाता है कि श्रीविजय चीन के साथ चोलों के व्यापार में कुछ मुश्किलें पैदा कर रहा था। ओह अच्छा, व्यापारिक रुकावटें। हाँ, तो राजेंद्र प्रथु का अभियान इस बाधा को दूर करने और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर चोल प्रभाव स्थापित करने के लिए था। ये अभियान चोल नौसेना की श्रेष्ठता और हिंद महासागर में उनकी ताकत का पक्का सबूत है। इसने चोलों को एक बड़ी समुद्री शक्ति बना दिया। जबरदस्त। मतलब सैन्य ताकत जमीन और समंदर दोनों पर, और साथ में व्यापार पर नियंत्रण भी। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाना भी तो आसान नहीं रहा होगा। हाँ बिल्कुल। यहीं पर चोलों के प्रशासन, खासकर उनके स्थानीय स्वशासन की बात आती है, जो यूपीएससी मेंस के लिए एक हॉट टॉपिक है। जी हाँ, वो तो है ही। ये उत्तर मेरू शिलालेखों का इसमें क्या रोल है? देखिए, उत्तर मेरू शिलालेख जो परांतक प्रथम के शासनकाल के हैं, ये चोल ग्राम प्रशासन को समझने के लिए, खासकर सभा प्रणाली को समझने के लिए हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अच्छा। इनसे पता चलता है कि कैसे ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांवों, जिन्हें अग्रहार कहते थे, उनमें स्थानीय शासन चलता था। ये प्राचीन भारत में मौजूद एक तरह की प्रतिनिधिक और स्वायत्त संस्थाओं का अनूठा उदाहरण है। सभा के अलावा एक और का भी जिक्र आता है ना? इन दोनों में क्या फर्क था? हाँ, और जो थी वो सामान्य गांवों की आम सभा होती थी। उसमें गांव के सभी कर देने वाले सदस्य होते थे। ठीक है। वहीं सभा या महासभा अग्रहार गांव की खास सभा थी, जिसके सदस्य ज्यादातर ब्राह्मण होते थे और उनकी योग्यताएं भी तय थीं। मतलब सभा ज्यादा व्यवस्थित थी। हाँ, ऐसा लगता है। सभा का कामकाज ज्यादा व्यवस्थित और लिखित नियमों पर आधारित था, जैसा कि उत्तर मेरू शिलालेखों से पता चलता है। और ये सभाएं अपना काम समितियों के जरिए करती थीं, जिन्हें वारियम कहते थे। ये वारियम सिस्टम कैसे काम करता था, जरा इस पर बताएं। बिल्कुल। सभा अपने सदस्यों में से अलग अलग कामों के लिए समितियां चुनती थी। इन्हीं को वारियम कहा जाता था। शिलालेखों में कई तरह की वारियमों का जिक्र है, जैसे संवत्सर वारियम, ये वार्षिक समिति थी और सामान्य प्रशासन देखती थी। अच्छा, एनुअल कमेटी। हाँ, फिर एरी वारियम थी जो सिंचाई और तालाबों की देखरेख करती थी। तोट वारियम बाग बगीचों के लिए जिम्मेदार थी। अच्छा, सिंचाई और बागों के लिए भी अलग। जी, और यहाँ तक कि न्याय और स्वर्ण से संबंधित समितियां जैसे पोन वारियम भी थीं। ये दिखाता है कि गांव का प्रशासन कितना स्पेसिफिक और संगठित था। यानी गांव के लेवल पे ही इतने सारे विभाग, ये तो कमाल है। और इन समितियों के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? मैंने कुडोवले प्रणाली के बारे में पढ़ा है, ये क्या थी? कुदुवलय एक तरह की लॉटरी प्रणाली थी। लॉटरी? हाँ, गांव को वार्डों में बांटा जाता था, जिन्हें कुटुंबों कहते थे। हर वार्ड से जो योग्य उम्मीदवार होते थे, उनके नाम ताड़ के पत्तों यानी ओले पर लिखकर एक बर्तन मतलब कुड़म में डाल दिए जाते थे। अच्छा, सबके नाम एक बर्तन में? जी। फिर किसी छोटे बच्चे से, ताकि निष्पक्षता बनी रहे, हर समिति के लिए जितने सदस्य चाहिए उतने नाम निकलवाए जाते थे। अरे वाह, ये तो चुनाव का बड़ा दिलचस्प तरीका था। हाँ, अनूठा तो था ही। लेकिन सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी तो रही होंगी। ऐसा तो नहीं कि कोई भी चुनाव लड़ ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर मेरूर शिलालेखों में सदस्यों के लिए बाकायदा योग्यताएं और अयोग्यताएं बताई गई हैं। अच्छा, क्या थी वो? योग्य होने के लिए व्यक्ति की उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए थी। उसके पास एक तय मात्रा में जमीन होनी चाहिए थी, करीब 1.5 एकड़ अपना घर होना चाहिए था, और वैदिक मंत्रों का ज्ञान भी जरूरी माना जाता था, खासकर ब्राह्मण सदस्यों के लिए। और अयोग्य कौन माने जाते थे? मतलब कौन चुनाव नहीं लड़ सकता था? अयोग्यताओं में ये था कि अगर कोई पिछले 3 साल में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वो दोबारा तुरंत नहीं बन सकता था। अच्छा, ताकि सत्ता कुछ ही हाथों में ना रहे। बिल्कुल। या जिसने समिति का हिसाब किताब ठीक से न दिया हो, या कोई गंभीर पाप किया हो जैसे चोरी, व्यभिचार वगैरह, या जिसने दूसरों की संपत्ति हड़पी हो। इन नियमों से पता चलता है कि वे सिर्फ भागीदारी ही नहीं बल्कि ईमानदारी और जवाबदेही को भी महत्व देते थे। ये तो जमाने के हिसाब से काफी विकसित व्यवस्था लगती है। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये विस्तृत नियम मुख्य रूप से सभा के लिए थे, जो ब्राह्मण बहुल गांव थे। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। और यानी जो सामान्य गांव थे, उनकी कार्यप्रणाली शायद इतनी औपचारिक और जटिल न रही हो, लेकिन फिर भी चोलों का स्थानीय स्वशासन
प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था का एक बहुत ही उत्कृष्ट अध्याय है। हाँ, जो स्थानीय स्तर पर स्वायत्ता और संगठित प्रशासन पर जोर देता है। बिल्कुल। चलिए प्रशासन से आगे बढ़कर समाज और अर्थव्यवस्था पर थोड़ी बात करते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य, विशाल सेना, भव्य मंदिर, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता था? जाहिर है भू राजस्वी मुख्य स्रोत रहा होगा। निश्चित रूप से। भू राजस्व, जिसे कड़मय कहा जाता था, वो राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। कड़मय? जी। इसके लिए भूमि का बहुत सावधानी से सर्वेक्षण किया जाता था, उसकी उर्वरता के आधार पर उसे बांटा जाता था और फिर उपज का एक हिस्सा, आमतौर पर 1/3 कर के रूप में लिया जाता था। 1/3? काफी ज्यादा है। हाँ, और इस राजस्व का बड़ा हिस्सा फिर सेना और नौसेना के रखरखाव, सिंचाई के कामों जैसे तालाब और नहरें बनवाना और मंदिरों के निर्माण और उनको दान देने पे खर्च होता था। क्या व्यापार भी महत्वपूर्ण था? हमने राजेंद्र प्रथम के अभियानों के संदर्भ में इसका जिक्र किया था पहले। हाँ, चोल काल में आंतरिक और समुद्री व्यापार दोनों ही काफी उन्नत थे। व्यापारियों की अपनी शक्तिशाली श्रेणियां या संघ होते थे। अच्छा, गिल्ड्स जैसे? हाँ, कुछ वैसा ही। उन्हें मणिनगरम और नानादेसी जैसे नामों से जाना जाता था। ये संघ न केवल व्यापार करते थे, बल्कि कभी-कभी स्थानीय प्रशासन और मंदिरों को दान देने में भी भूमिका निभाते थे। चोलों के चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध थे, जो उनकी समृद्धि का एक और बड़ा कारण था। यानी एक मजबूत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जिससे एक्टिव व्यापार से और बल मिलता था। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद चोलों की सबसे स्थायी पहचान है, उनकी कला और वास्तुकला। इसे तो द्रविड़ शैली का स्वर्ण युग कहते हैं। बिल्कुल सही। चोल काल में द्रविड़ मंदिर वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। राजराजा प्रथम का तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और राजेंद्र प्रथम का गंगईकोंडा चोलपुरम का मंदिर इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। हाँ, ये दोनों तो अद्भुत हैं। इन मंदिरों की भव्यता, उनके ऊंचे विमान, विशाल नंदी मंडप, दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां और वो लंबे लंबे शिलालेख, ये सब चोल शिल्पियों की निपुणता और शासकों की महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। इन मंदिरों की खासियत क्या थी, सिर्फ उनके साइज के अलावा? आकार तो प्रभावशाली था ही, लेकिन साथ ही इनमें वास्तुकला और मूर्तिकला का एक अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। विमान की बनावट, गर्भगृह का विन्यास, दीवारों पर देवी देवताओं, नर्तकियों और पौराणिक कथाओं का अंकन, ये सब बहुत बारीकी से किया गया है। और ये मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। इनमें नाच गाने के कार्यक्रम होते थे, शिक्षा दी जाती थी और ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी देते थे। अच्छा, मतलब ये एक तरह से कम्युनिटी सेंटर जैसे भी थे। हाँ, कह सकते हैं। और चोल कांस्य मूर्तियों का जिक्र किए बिना तो बात अधूरी रहेगी, खासकर नटराज की प्रतिमा। ओ हाँ, चोल कांसी मूर्तिकला की तो दुनिया भर में धाक है। लुप्त मोम तकनीक यानी लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके ढाली गई ये मूर्तियां अपनी सुंदरता, अपनी लयबद्धता और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती हैं। लॉस्ट वैक्स तकनीक जी। और इनमें सबसे प्रसिद्ध है नटराज, यानी नृत्य करते हुए शिव की प्रतिमा। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक प्रतीक है। नटराज प्रतिमा का प्रतीकवाद क्या है, मतलब उसे इतना खास क्यों माना जाता है? देखिए, नटराज का जो तांडव नृत्य है वो ब्रह्मांड के सृजन, पालन, संहार, तिरोभाव यानी माया और अनुग्रह यानी मोक्ष का प्रतीक है। 5 क्रियाएं। हाँ, पंचकृत्य। उनके एक हाथ में डमरू सृजन की ध्वनि का प्रतीक है, दूसरे में अग्नि विनाश की, उनका उठा हुआ पैर मोक्ष का मार्ग दिखाता है, जबकि दूसरा पैर अज्ञान के प्रतीक बौने राक्षस अपस्मार को दबाए हुए है। अच्छा, वो नीचे जो है। जी। और उनका शांत मुखमंडल इस पूरी कॉस्मिक उथल-पुथल के बीच भी संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। ये कला, धर्म और दर्शन का एक अद्भुत संगम है, जो चोल कारीगरों की असाधारण प्रतिभा को दिखाता है। अद्भुत। धर्म की बात करें तो चोल शासक मुख्य रूप से शैव थे, है ना? शिव के उपासक। हाँ, ज्यादातर शैव थे। क्या दूसरे धर्मों के प्रति उनका रवैया सहिष्णु था? हाँ, चोल शासक मुख्यतः भगवान शिव के उपासक थे। ये तो उनके बनवाए विशाल शिव मंदिरों से साफ पता चलता है। लेकिन वे वैष्णव धर्म सहित अन्य हिंदू संप्रदायों के प्रति भी सहिष्णु थे। हमें वैष्णव मंदिरों को दिए गए दानों के भी प्रमाण मिलते हैं। अच्छा। हालांकि इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन उनके प्रति भी कोई सक्रिय विरोध देखने को नहीं मिलता है। बहुत खूब। तो हमने राजनीति, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और कला को काफी हद तक देख लिया। हाँ। अब अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों और उनके उत्तरों पर एक नजर डाल लेते हैं। ये रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। पहला प्रश्न है,
चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? संक्षेप में कहें तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं थीं: एक शक्तिशाली सेंट्रलाइज्ड राजतंत्र जिसमें राजा सर्वोच्च था। दूसरा, एक सुसंगठित नौकरशाही। तीसरा, आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व यानी कड़मई, जिसका निर्धारण भूमि सर्वेक्षण के बाद होता था। ठीक। चौथा, एक विशाल स्थायी सेना और एक बहुत शक्तिशाली नौसेना। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, एक विस्तृत और कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली जिसमें उर और सभा जैसी ग्राम सभाएं और वरियम जैसी समितियां शामिल थीं। और जिनका चुनाव कुडवोले प्रणाली से होता था। बिल्कुल। ठीक है। अगला प्रश्न, चोलों के अधीन कला और वास्तुकला के विकास का वर्णन करें। हाँ, तो चोल काल द्रविड़ कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग था। इस दौरान भव्य और विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे तंजौर का बृहदेश्वर और गंगईकोंडा चोलपुरम का मंदिर। जी। इनकी विशेषताएं हैं ऊंचे विमान, विशाल मंडप, उत्कृष्ट मूर्तिकला और विस्तृत शिलालेख। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे बल्कि सामाजिक आर्थिक केंद्र भी थे। और कांस्य मूर्तिकला। हाँ, और इसके अलावा चोल कांस्य मूर्तिकला, खासकर लुप्त मोम तकनीक से बनी नटराज की प्रतिमा, वो विश्व स्तर पे प्रशंसित है। ये कलात्मक उत्कृष्टता और गहरे दार्शनिक प्रतीकवाद का संगम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रथम की सैन्य विजयों का वर्णन करें। राजेंद्र प्रथम एक महान विजेता थे जिन्होंने अपने पिता राजराजा प्रथम की नीतियों को आगे बढ़ाया। उन्होंने दक्षिण भारत में चेर, पांड्य और चालुक्यों पर विजय प्राप्त की। उनका सबसे साहसिक अभियान उत्तर भारत में गंगा नदी तक था, जिसकी सफलता के बाद उन्होंने गंगईकोंडा चोल की उपाधि धारण की और नई राजधानी बसाई। हाँ, गंगईकोंडा चोलपुरम। जी, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनका दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ सफल नौसैनिक अभियान था। सही। जिसने चोलों को हिंद महासागर की एक प्रमुख शक्ति बना दिया और समुद्री व्यापार मार्गों पर उनका नियंत्रण बढ़ाया। बिल्कुल। और अंतिम प्रश्न, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन पर एक टिप्पणी लिखें। चोल ग्राम प्रशासन अपनी स्वायत्तता और संगठन के लिए जाना जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर मेरूर शिलालेखों में वर्णित सभा प्रणाली है। अग्रहार गांव में सभा नामक सभा होती थी, जो वार्यम नाम की समितियों के माध्यम से काम करती थी। इन समितियों के सदस्य कुडवोले मतलब लॉटरी प्रणाली द्वारा चुने जाते थे। और उनके लिए योग्यताएं और अयोग्यताएं भी तय थीं? जी हाँ, उनके लिए विस्तृत योग्यताएं जैसे उम्र, संपत्ति, शिक्षा और अयोग्यताएं निर्धारित थी। ये प्रणाली स्थानीय स्तर पर भागीदारी, जवाबदेही और स्वशासन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हालांकि ये याद रखना होगा कि इसकी पहुंच और स्वरूप शायद सभी गांवों में एक जैसा नहीं था। शानदार। ये प्रश्नोत्तर वाला हिस्सा काफी उपयोगी रहा। अब जल्दी से कुछ मुख्य बातें दोहरा लेते हैं, पहले प्रीलिम्स के नजरिए से। हाँ, प्रीलिम्स के लिए जरूरी बिंदु है मुख्य शासक राजराजा प्रथम, बृहदेश्वर मंदिर, राजेंद्र प्रथम, गंगईकोंडा चोल, श्रीविजय अभियान। ठीक। शिलालेख उत्तर मेरूर, स्थानीय स्वशासन। हाँ। प्रशासनिक शब्द उर, सभा, वार्यम, समितियां, कुडवोले, चुनाव प्रणाली, कड़मई, भू राजस्व। प्रमुख मंदिर बृहदेश्वर तंजौर, गंगईकोंडा चोलपुरम। जी। कला चोल कांस्य विशेषकर नटराज, द्रविड़ शैली वास्तुकला। और राजधानियां? राजधानी तंजौर, गंगईकोंडा चोलपुरम। और उपाधि गंगईकोंडा चोल राजेंद्र प्रथम की। बढ़िया। और मेंस के लिए इन बिंदुओं से क्या गहरी समझ विकसित कर सकते हैं? मेंस के लिए इन फैक्ट्स को थोड़े बड़े वैचारिक फ्रेमवर्क में देखना होगा, जैसे प्राचीन भारत में शासन परंपराएं। चोल स्थानीय स्वशासन, खासकर उत्तर मेरूर को प्रातिनिधिक संस्थाओं के विकास की एक केस स्टडी के रूप में देखें। हाँ, इसकी ताकत, सीमाएं और आज के समय में प्रासंगिकता। बिल्कुल। फिर भारत का समुद्री इतिहास, चोल नौसेना की भूमिका, उनके दक्षिण पूर्व एशिया अभियान के भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करें। सही। तीसरा, कला और वास्तुकला का विकास। चोल मंदिरों को द्रविड़ शैली के शिखर के रूप में समझें। उनकी वास्तुकला की विशेषताओं के साथ साथ उनकी सामाजिक आर्थिक भूमिका पर भी ध्यान दें। और चौथा, सांस्कृतिक संश्लेषण,
मतलब चोल काल की पूरी सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखें, कैसे कला, धर्म और प्रशासन मिलकर एक शक्तिशाली और स्थायी साम्राज्य की पहचान बनाते हैं। तो इन स्रोतों के आधार पर हमने शाही चोल साम्राज्य की भव्यता, उनकी प्रशासनिक सूझबूझ और कलात्मक ऊंचाइयों की एक तस्वीर खींचने की कोशिश की है। उनका इतिहास वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, आज के संदर्भ में चोलों के स्थानीय स्वशासन मॉडल, खासकर वारियम व्यवस्था या कुड़वोले जैसी चुनाव प्रक्रिया से क्या कोई सबक सीखा जा सकता है? क्या उसमें आधुनिक शासन प्रणालियों के लिए कोई प्रेरणा छिपी हो सकती है? एक बेहतरीन सवाल। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारीपूर्ण और दिलचस्प रही हुई। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.